unidentified flying object was reported. It was sighted, and Indian Air Force activated their air defense network, and Rafale aircraft was sent to investigate to see if anything unwanted is flying in that area. UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जब भी किसी UFO या फिर किसी एलियन एयरक्राफ्ट की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ एक ही कंट्री का नाम आता है, अमेरिका। सालों से ही अमेरिका में लोग UFO साइटिंग्स करते आ रहे हैं। कई सारे रियल UFO साइटिंग्स के वीडियोस को लोग इंटरनेट पे भी अपलोड करते आ रहे हैं। बट मेरे दिमाग में हमेशा से सिर्फ एक ही सवाल आया है कि क्या ये सब चीजें सिर्फ अमेरिका में ही होती है या फिर हमारे इंडिया में भी ऐसी केसेस होती है, पर ज्यादा लोग उस बारे में बात नहीं करते। 19 नवंबर 2023 हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर की। मणिपुर के कैपिटल सिटी इंफाल में मौजूद वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उस दिन एक अजीब सी चीज होती है, जिस वजह से एयरपोर्ट में ऑलमोस्ट 3 hours and 20 minutes तक सारे फ्लाइट एंड एरियल ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था। 3 फ्लाइट्स जो कि उस एयरपोर्ट में डिपार्चर के लिए रेडी थे, उनको डिले कर दिया गया। 2 फ्लाइट्स जो कि गुवाहाटी और कोलकाता से उस एयरपोर्ट के तरफ जा रहे थे, उनको इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दे करके डाइवर्ट कर दिया गया। पर आखिर उस दिन इंफाल एयरपोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इतनी बड़ी डिसीजंस लेनी पड़ी। An unidentified flying object was spotted in India. Where exactly? Near the Veer Tikendrajit International Airport in the northeastern state of Manipur. The mysterious object was seen for at least an hour and a half. You heard it right. उस दिन इंफाल के एयरपोर्ट में 2:20 PM के अराउंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ को एक कॉल आता है फ्रॉम द CISF, और इस कॉल पे वो लोग एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के जस्ट ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट काफी समय से स्लोली मूव कर रही है और वहीं पे हॉवर कर रही है। एंड ये कोई फेक या कोई प्रैंक कॉल नहीं था, वहां पे सही में एक UFO मौजूद था। वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक डिस्क शेप्ड या फिर एक बलून शेप्ड ऑब्जेक्ट थी जो कि व्हाइट कलर की थी, और ये ऑब्जेक्ट वहां पे 2:20 PM के अराउंड स्पॉट होती है। जैसे ही ये UFO वहां पे स्पॉट होता है, इट वॉज एन इमीडिएट कंसर्न ऑफ सेफ्टी, एंड तभी सारे फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको पॉज कर दिया जाता है। पायलट्स, एयरपोर्ट के स्टाफ एंड इवन लोकल पब्लिक भी ग्राउंड से उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्पॉट कर पा रहे थे जो कि हवा में हॉवर कर रही थी। एज सुन एज इंडियन एयरफोर्स को इस बारे में पता चला, इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड किया। वेस्ट बंगाल के हाशीमारा एयरबेस से 2 राफेल फाइटर जेट्स को तुरंत ही रवाना किया गया उस एरिया में जाकर के इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन फाइटर जेट्स में काफी एडवांस स्कैनिंग टेक्निक थी, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कमांडोज इसको चला रहे थे, बट फिर भी दे कंप्लीटली फेल्ड टू लोकेट दैट ऑब्जेक्ट व्हिच वाज क्वाइट स्ट्रेंज। तो इंडियन एयरफोर्स ने सेफ्टी के लिए अपना एयर डिफेंस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। इवन जब उस एरिया में थोड़ा अंधेरा होने लगा तो लोग एक अजीब चीज नोटिस करने लगे। द UFO स्टार्टेड एमिटिंग लाइट एंड इट वाज ग्लोइंग। वो UFO वहां पे 2:20 PM से लेकर के 4:05 PM तक उड़ रहा था, बट फिर आगे चल करके आफ्टर 4:05 PM वो UFO काफी मिस्टीरियसली वहां से वैनिश कर जाती है इनटू थिन एयर। इट जस्ट मिस्टीरियसली डिसअपीयर्स। अब मैं तुम्हें इस पूरे केस की सबसे क्रीपी आउटकम बताता हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और इंडियन एयरफोर्स, ये दोनों लोग जॉइंटली काम करते हैं इस केस के ऊपर एंड अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट आगे चल करके ये लोग कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं करते। उस UFO के बारे में कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कभी रिलीज ही नहीं होता। दिस वॉज रियली वियर्ड एंड क्रीपी। अब जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं होता तो सिर्फ कुछ थियरीज ही बाहर आती हैं, और थियरीज का ये कहना था कि शायद वो कोई चाइनीज स्पाई बलून था या फिर कोई मिस्ट्री ड्रोन था। बट अगर सही में ऐसा होता तो वो राफेल जेट्स उनको काफी इजीली स्पॉट करके डिस्ट्रॉय कर देते। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस थियरी कैन नॉट बी ट्रू। फाइनली आफ्टर 3 hours and 20 minutes जब सारे सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस खत्म होते हैं, सारे फ्लाइट ऑपरेशंस को रिज्यूम किया जाता है। तो आखिर वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो उस दिन इंफाल एयरपोर्ट में स्पॉट हुई थी, वो एक्चुअली में था क्या? क्या वो कोई एलियन एयरक्राफ्ट था जो आउटर स्पेस से आया था, या फिर इट वाज समथिंग एल्स जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? Till date, the case of this UFO sighting still remains as a creepy, unsolved mystery of India. What happens when we die? And is it possible
Jayanagar in south of the city. Why don't we all listen to what it sounded like? उत्तराखंड के हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बीच जमीन से ऑलमोस्ट 16,500 फीट ऊपर मौजूद है एक मिस्टीरियस लेक कॉल्ड एज द रूपकुंड, और इस रूपकुंड को द लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहा जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर द एंटायर लेक इज कम्प्लीटली फ्रोजन, पूरा पानी जमा हुआ होता है। बट फिर साल के कुछ चंद महीनों के लिए जब रूपकुंड का ये पानी पिघलता है तो इस लेक के अंदर छुपे हुए कुछ राज और कुछ सीक्रेट्स बाहर आ जाते हैं। जब ये बर्फ मेल्ट होती है तो रूपकुंड के किनारे चारों तरफ और इसके पानी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स एंड बोन्स को देखा जा सकता है। काफी बड़ी संख्या में ह्यूमन स्कल्स, ब्रोकन बोन्स एंड अदर स्केलेटल रिमेन्स को यहाँ पे चारों तरफ फैले हुए देखा जा सकता है। पर इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना काफी डिफिकल्ट है कि जमीन से 16,000 फीट ऊपर बर्फीले पहाड़ों के बीच इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन्स आखिर आए कहां से। 1942 में ब्रिटिश रूल के अंडर हरिकिशन माधवाल नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर ने सबसे पहले इन स्केलेटन्स को डिस्कवर करा था। एट फर्स्ट लोग कहने लगे कि कहीं कोई मास सुसाइड या फिर कोई रिचुअल सैक्रिफाइस का तो केस नहीं है, या फिर कहीं पहाड़ों के ऊपर कोई मिस्टीरियस सा क्रिएचर, कोई माइथोलॉजिकल क्रिएचर, कोई राक्षस तो नहीं रहता जो इन सभी इंसानों का शिकार करके उनको यहाँ पे मार के फेंक देता है। वेल टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें सिर्फ कहानियां थी और थियरीज थी। बट फिर उसके बाद आगे चल करके रूपकुंड में मिले इन सभी स्केलेटन्स के ऊपर एक्चुअली में काफी ज्यादा रिसर्च किया गया, पर अनएक्सपेक्टेडली इन रिसर्च और स्टडीज ने रूपकुंड के इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बजाय इसको और भी ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल और क्रीपी बना दिया। रिसर्च से पता चला कि यहाँ पे 300 से भी ज्यादा लोगों के स्केलेटन्स हैं ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट एजेस। इन 300 स्केलेटन्स में से 38 स्पेसिफिक स्केलेटन्स को चूज किया गया एंड उन पे रिसर्च करी गई। पता चला कि उनमें से 23 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो साउथ एशियन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते थे एंड उनके बोन्स 8th सेंचुरी के थे, यानी कि ये स्केलेटन्स आज से 1200 साल पुराने हैं। पर उन स्केलेटन्स में से एक इंडिविजुअल ऐसा था जो वही साउथ एशियन एंसेस्ट्री से तो बिलोंग करता था, बट उसका स्केलेटन 18th सेंचुरी का था, यानी कि आज से 300-400 साल पुराना स्केलेटन था। और बाकी के बचे जो 14 इंडिविजुअल्स थे वो स्केलेटन्स भी 18th सेंचुरी के ही थे। बट ट्विस्ट ये थी कि वो लोग साउथ एशिया के नहीं थे, बल्कि वो लोग मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के थे, यानी कि आज के टाइम पे जो ग्रीस और क्रीट है वहां के लोग थे। स्टडीज से बेसिकली ये क्लियर तो हो गया था कि ये सभी स्केलेटन्स किसी एक रीजन के लोगों के नहीं थे, ना ही इन सभी लोगों की डेथ किसी एक टाइम पीरियड में हुई थी। इन लोगों के डेथ के बीच में बहुत बड़ा टाइम गैप था, 1200 साल का गैप था, और ये सभी लोग अलग अलग रीजन से भी थे। तो आखिर इन सभी लोगों की मौत हुई कैसे, और इन सभी लोगों का स्केलेटन यहाँ पे कैसे मिला? रूपकुंड में ही क्यों इन सभी लोगों के स्केलेटन्स आज के टाइम पे भी मौजूद हैं? वेल, आई थिंक ये मिस्ट्री आज के टाइम पे भी अनसॉल्व्ड ही है। क्या तुम्हें पता है कि वेस्ट बंगाल में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको कि पास्ट में पूरे 42 इयर्स के लिए अबैंडन छोड़ दिया गया था। और इस रेलवे स्टेशन को इस तरह से अबैंडन छोड़ने के पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी थी। मैं बात कर रहा हूँ बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की, जो कि वेस्ट बंगाल का एक फुल्ली फंक्शनल गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन था, पर कुछ मिस्टीरियस रीजंस की वजह से इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। वैसे तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिर्फ टेक्निकल इश्यूज हैं, बट एक्चुअली में इस रेलवे स्टेशन को इस तरह से अबैंडन छोड़ने के पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी छुपी हुई थी। 1967 की बात है, जब इस स्टेशन के एक स्टेशन मास्टर ने यह क्लेम करा कि उन्होंने एक दिन रात के समय में इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक व्हाइट ड्रेस में औरत को देखा जो कि बहुत क्रीपी थी। वो औरत स्टेशन से गुजर रहे एक ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से भाग रही थी एंड भागते भागते वो ट्रेन के नीचे आ गई। ये इंसिडेंट अपने आप में ही बहुत क्रीपी था, बट सून आफ्टर दिस इंसिडेंट उस स्टेशन मास्टर की डेथ हो जाती है अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। फिर आगे चल करके कुछ और भी ऐसे रेलवे स्टाफ थे जिन लोगों ने उस रेलवे स्टेशन पे
उसी वाइट ड्रेस वाले औरत को देखा, जिस वजह से उन लोगों की भी काफी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। जब ये कहानियां फैलने लगी तो विलेजर्स ने ये क्लेम किया कि शायद वो एक हॉन्टेड स्टेशन है, एक वाइट ड्रेस में औरत की आत्मा है जो उस स्टेशन को हॉन्ट करती है, और जो भी उस आत्मा को देख लेता है उस पे एक श्राप आ जाता है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लोग इस चीज से इतना ज्यादा डर गए थे कि उस स्टेशन में रात के टाइम पे ट्रेन्स ने रोकना ही बंद कर दिया था। इवन रेलवे के स्टाफ ने भी उस स्टेशन में रात के टाइम पे काम करने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे ये स्टेशन नॉन फंक्शनल होने लगा एंड आगे चल करके इस स्टेशन को पूरे 42 इयर्स के लिए अबैंडन्ड छोड़ दिया गया। कैन यू बिलीव इट? लोगों ने डर के इस पूरे रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया एंड ये रेलवे स्टेशन 40 साल तक बंद रहा। फिर आगे चल के गवर्नमेंट ने 2009 में इस स्टेशन को रीओपन करा एंड यहाँ पे फिर से ट्रेन चलने लगी। एंड गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि कुछ माइनर टेक्निकल इश्यूज ही थे। बट क्या तुम्हें सही में लगता है कि टेक्निकल इश्यूज के वजह से 40 साल लग जाएंगे, या फिर सही में बेगोनकोदा रेलवे स्टेशन एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन था? आज की हमारी अगली मिस्ट्री है केरला से। केरला के मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव मौजूद है कॉल्ड एज कोडिनी। पहली नजर में ये गांव तुम्हें एक बहुत ही शांत सा, एक ऑर्डिनरी सा गांव लगेगा। चारों तरफ कोकोनट के ट्रीज, सिंपल स्मॉल हाउसेस और काफी ऑर्डिनरी से लोग। इस गांव में तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। बट फिर जैसे जैसे इस गांव में तुम थोड़ा ज्यादा समय बिताओगे और आसपास अच्छे से ऑब्जर्व करने लगोगे, तुम्हें इस गांव की रियलिटी थोड़ी ऑफ लगने लगेगी। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि रियलिटी में कुछ ग्लिच हो रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें उस गांव में हर जगह एक जैसे दिखने वाले कई सारे लोग दिखेंगे। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि कोडिनी विलेज में हर दूसरे घर में तुम्हें एक आइडेंटिकल ट्विन देखने को मिलेगा। कोडिनी विलेज को द विलेज ऑफ ट्विन्स या फिर द ट्विन टाउन भी कहा जाता है। देखो, ट्विन्स का पैदा होना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, बट कोडिनी विलेज में जो ग्लोबल एवरेज बर्थ रेट है ट्विन्स का, उससे 5 से 6 गुना ज्यादा ट्विन्स पैदा होते हैं। इस छोटे से गांव में सिर्फ 2000 फैमिलीज रहती हैं और इन फैमिलीज में पूरे 400 से भी ज्यादा ट्विन्स तुम्हें मिल जाएंगे। That's crazy। मुझे ये बात यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतने छोटे से गांव में 400 ट्विन्स। एंड आखिर ऐसा कोडिनी विलेज में क्यों होता है, इसके पीछे आज तक कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया है। 2016 में कई सारी इंडियन रिसर्च टीम्स केरला यूनिवर्सिटी की हेल्प लेती है। लंदन और जर्मनी से कुछ प्रोफेसर्स को भी बुलाया जाता है और वो लोग साथ मिल करके इस पूरे केस पे रिसर्च करते हैं, बट कोई भी एक्सप्लेनेशन बाहर नहीं आता। इस फिनोमेना के पीछे कोई डेफिनेटिव कॉज बाहर नहीं आता। क्या ये जेनेटिक्स से इंटरलिंक्ड है, क्या ये कोई एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर डाइट से इंटरलिंक्ड है, या फिर कोई स्पिरिचुअल गॉड है, कोई सुपरनैचुरल पावर है जिसने इस गांव को श्राप दे रखा है या फिर कोई वरदान दे रखा है। वेल, एक्चुअल रीजन क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता, और इस वजह से ये आज के टाइम पे भी बस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। भाई अभी मैं बस बैठा हुआ हूँ अपने रूम में। आई वॉज वर्किंग ऑन माई वीडियोज यहाँ पे एंड आई जस्ट गॉट अ नोटिफिकेशन दैट समवन टुक माई मेंबरशिप। मैंने इसको कल ही लॉन्च किया है। मैंने अभी तक कहीं भी अनाउंस नहीं किया अबाउट दिस एंड देयर इज दिस वन गाय जिसका नाम है धनंजय साइनी। लाइक आई एम नॉट किडिंग, अभी इतना रोया हूँ भाई मैं, लेजिट इतना रोया हूँ। दैट इज माई फर्स्ट एवर मेंबर भाई, लाइक 6-7 years on YouTube एंड आज तक मैंने मेंबरशिप ऑन नहीं करा था। I was so scared कि कोई नहीं लेगा, बट अभी मैंने अनाउंस भी नहीं करा है। बट दिस गाय took it bro, I'm so happy भाई, look at this, my first ever member। मुझे ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए यूट्यूब पे, बट आज तक मैंने कभी भी मेंबरशिप स्टार्ट नहीं किया था। बट नाउ आई एम फाइनली स्टार्टिंग द HNS चैनल मेंबरशिप। अगर तुम लोग मेंबरशिप एक्चुअली चेकआउट करते हो तो तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट टियर्स मिल जाएंगे। एक मैंने घोस्ट हंटर्स का बनाया है और एक मैंने बनाया है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में मैंने सारे पर्क्स दे रखे हैं भाई, लिटरली जितने मैं दे सकता था मैंने सब दे दिए। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके तुम इस चैनल के मेंबर बन सकते हो एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द HNH सीक्रेट सोसाइटी।